स्वागत है दे। आज हम पाइथन की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ लेख और ऑनलाइन डिस्कशंस भी हैं। देखते हैं इनसे क्या निकलता है। हाँ, मतलब हमारा मकसद है इन सबसे जरूरी जानकारी निकालना। पाइथन क्यों इतनी जरूरी है और खासकर 2025 में इसका क्या सीन रहेगा। सही, तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी के समंदर में गोता लगाना और देखते हैं कि पाइथन में ऐसा क्या खास है। चलिए, तो पहली बात, पाइथन सीखना मतलब काफी मजेदार लगता है। हाँ, और ये पोर्टेबल भी है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब आप विंडोज यूज कर रहे हो, मैक या लिनक्स, पाइथन हर जगह आराम से चलती है। और वो इंस्टॉलेशन वाली बात, एक सोर्स में पढ़ा था कि कुछ ध्यान रखना होता है। हाँ, वो छोटी सी चीज है पर जरूरी है। इंस्टॉलेशन के टाइम एक चेकबॉक्स आता है, add python.exe to path, उसको टिक करना जरूरी है। अच्छा, क्यों? बहुत आसान हो जाता है, वरना बाद में मैन्युअली सेट करना पड़ता है, जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है नए लोगों के लिए। ओके, ये तो हुई शुरुआत। अब जरा पाइथन के अंदर की बातों पर आते हैं। डेकोरेटर्स, @डेकोरेटर, ये क्या चीज है? सुनने में फैंसी लगता है। हाँ, हैं भी बड़े काम के। बेसिकली डेकोरेटर्स से आप किसी फंक्शन में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जोड़ सकते हैं, बिना उसके ओरिजिनल कोड को छेड़े। मतलब कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपको किसी फंक्शन के चलने से पहले और बाद में कुछ लॉग करना है, या ये चेक करना है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। डेकोरेटर से ये काम बड़े करीने से हो जाता है। इंटरेस्टिंग, कोड साफ रहता होगा इससे। बिल्कुल, और इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। हाँ, ये लिस्ट और ट्यूपल्स वाला चक्कर है ना। एग्जैक्टली, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, मतलब आप बनाने के बाद भी उनमें आइटम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके। लेकिन ट्यूपल्स और स्ट्रिंग्स वो इम्यूटेबल है। एक बार आपने बना दिए तो आप उन्हें बदल नहीं सकते। अगर बदलना है तो नया बनाना पड़ेगा। अच्छा, पर इसका फायदा क्या है इम्यूटेबल होने का? इससे कोड ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहता है। आपको पता है कि ये चीज बदलेगी नहीं, तो बग्स के चांस कम हो जाते हैं, खासकर जब डेटा कई जगह पास हो रहा हो। समझ गया। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो सेल्फ कीवर्ड, वो हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, शुरू में लगता है। सेल्फ बेसिकली उस क्लास के ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस को ही रेफर करता है जिसके अंदर आप मेथड लिख रहे हैं। मतलब जब हम क्लास का मेथड कॉल करते हैं, हाँ, तो पाइथन ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को सेल्फ के तौर पर पास कर देता है, ताकि मेथड को पता हो कि उसे किस ऑब्जेक्ट के डेटा पर काम करना है। ओओपी का ये एक आसान सा हिस्सा है। ओके ओके, करेक्ट। और एक और चीज जो अक्सर दिखती है स्क्रिप्ट्स में, इफ नेम इक्वल्स टू मेन, इसका क्या रोल है? ये बहुत काम की चीज है, खासकर जब आप कोई मॉड्यूल या लाइब्रेरी बना रहे हो। इस ब्लॉक के अंदर लिखा कोड सिर्फ तब चलता है जब आप उस स्क्रिप्ट फाइल को सीधे रन करते हैं। और अगर इंपोर्ट करें तो? अगर आप उस फाइल को किसी दूसरी स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करते हैं तो इस ब्लॉक के अंदर का कोड नहीं चलेगा। इससे आप टेस्ट कोड या स्क्रिप्ट को चलाने वाला लॉजिक अलग रख सकते हैं। बढ़िया, तो ये तो हुई कुछ तकनीकी बातें। अब जरा प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। 2025 में जॉब मार्केट कैसा दिख रहा है पाइथन डेवलपर्स के लिए? काफी अच्छा। एक सोर्स के मुताबिक डिमांड बढ़ने वाली है, खासकर बैकएंड डेवलपमेंट में। बैकएंड में क्या स्किल्स चाहिए होंगी? देखिए, एपीआई फ्रेमवर्क्स की जानकारी जरूरी होगी, जैसे फास्ट एपीआई है जो बहुत तेज है, या फिर जेंगो जो एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, और ओआरएम जैसे एसक्यूएल केमिस्ट। ये डेटाबेस से डील करना आसान बनाते हैं। मतलब पाइथन सिर्फ छोटी स्क्रिप्ट्स के लिए नहीं, बड़े कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी तैयार है। दिलचस्प। मतलब सिर्फ पाइथन जानना काफी नहीं, उसके इकोसिस्टम को समझना जरूरी है। बिल्कुल। वैसे पाइथन के अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भी मांग रहेगी, खासकर मोबाइल और क्लाउड वाले। और डिजिटल मार्केटिंग का भी जिक्र था। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट्स भी। वहाँ एनालिटिक्स मतलब डेटा को समझने और उसके बेस पर स्ट्रेटजी बनाने की स्किल जरूरी होगी। तो अगर किसी को पाइथन सीखना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? बस थियरी पढ़ें? नहीं, थियरी जरूरी है, पर असली सीख प्रोजेक्ट्स बनाने से आती है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे एक नंबर गेसिंग गेम बना लिया। इसमें आप रैंडम मॉड्यूल यूज करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, या फिर एक सिंपल सी वेदर ऐप। अच्छा, उसमें क्या सीखेंगे? उसमें आप सीखेंगे कि किसी एपीआई से डेटा कैसे लाते हैं, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। सही कहा। और वो लॉगिंग वाली टिप, ऑनलाइन चर्चाओं में कुछ बात हो रही थी। हाँ, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है।
पाइथन का जो लॉगिंग सिस्टम है ना, वो थोड़ा ग्लोबल टाइप का है। तो अगर आप कोई लाइब्रेरी लिख रहे हैं तो उसमें लॉगिंग यूज तो करें, पर उसे कॉन्फ़िगर ना करें। कॉन्फ़िगर ना करें मतलब जैसे लॉग कहाँ सेव होगा, किस लेवल का लॉग दिखेगा, ये सब सेट ना करे। ये काम मेन एप्लीकेशन का होना चाहिए जो आपकी लाइब्रेरी को यूज कर रही है, वरना लाइब्रेरी आपकी एप्लीकेशन की लॉगिंग सेटिंग बिगाड़ सकती है। ये तो बारीक बात है पर जरूरी है। बिल्कुल, अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन का हिस्सा है। तो कुल मिला के देखें तो पाइथन सीखना आसान है, पावरफुल भी है और जॉब्स भी हैं। मतलब विन विन सिचुएशन लगती है। हाँ, काफी हद तक। इसकी वर्सेटिलिटी कमाल की है, और जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, डेकोरेटर्स, ओओपी, मॉड्यूलर कोड, ये सब इसे और भी मजबूत बनाते हैं। और प्रोजेक्ट से सीखना तो है ही। वही सबसे बेस्ट तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल दिमाग में आ रहा है। कुछ सोर्सेज में एआई का जिक्र था। आपको क्या लगता है जैसे जैसे एआई और एडवांस हो रहा है, क्या वो पाइथन सीखने या कोड लिखने में हमारा सबसे बड़ा हेल्पर बन सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। या शायद डेवलपर का रोल ही बदल जाए? ये तो सोचने वाली बात है। एआई कोडिंग में मदद तो कर ही रहा है, पर क्या वो पूरी तरह से जगह ले लेगा या एक नए तरह का कोलैबोरेशन बनेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूर चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने।